ग्लोबल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम। सोशल स्टडीज स्टैंडर्ड 8 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, चैप्टर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये भारत का ये जो चैप्टर है ये हमारे को इतिहास में से, हिस्ट्री में से आगे लेके आता है, करंट दौर के आसपास तक लेके आता है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हिस्टोरिकली बहुत ही एडवांस था। यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। आप इस तरीके से याद करिए, नंबर 1 पे तक्षशिला, नंबर 2 नालंदा, नंबर 3 वल्लभी, नंबर 4 विक्रमशिला। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो थे ये बहुत ही ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी थे और ये यूनिवर्सिटीज़ भी थे, बहुत बड़े थे, बहुत एडवांस थे उस ज़माने के लिए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे और रिसर्च भी करते थे। आपको याद होगा कि एक अलेक्जेंडर नाम का एक ग्रीस से अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, इन्वेड करा था उसने इंडिया को, और वो इंडिया को जीतना चाहता था। उसका सपना था दुनिया पे विजय करने का, पूरी दुनिया पे अपना राज्य जमाने का। और उसको एक तक्षशिला के एक टीचर, एक प्रोफेसर, जिसको आप आज के ज़माने में प्रोफेसर इस तरीके से कुछ कहेंगे, तो वो चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, वो भी तक्षशिला के ही पढ़े लिखे थे और तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। तो उन्होंने उसको हराया और उसका विजय रथ रोक दिया। और फिर उसके ऊपर जो उन्होंने ये सारे एपिसोड में उसको अलेक्जेंडर को हराने का कैसे हराया, कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और कैसे उन्होंने एक राज्य बनाया, मौर्य साम्राज्य बनाया, मौर्यन डायनेस्टी। तो इन सब के ऊपर उन्होंने अपनी बुक लिखी बाद में। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट सब कुछ होता था, जिसको आप आज के ज़माने में PhD, डॉक्टरेट भी कह सकते हो। तो इस तरह की ये यूनिवर्सिटीज़ थी और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने की, और बहुत ही एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज़ थी। तो आजकल की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए ले लीजिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन की अभी हम बात कर रहे हैं। बिज़नेस की बात करें तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिज़नेस, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की, यानी कि इंग्लैंड की। इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया भर में किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वहाँ से पढ़ना लिखना या कुछ करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट माना जाता है। तो वैसे ही इंडिया में भी आज के दिन में हैं, और वो जैसे IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए, बिज़नेस के लिए IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर मेडिकल यानी कि डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, साइंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस तरह से बहुत सारी आज के दिन वापस यूनिवर्सिटीज़ आ गई। लेकिन बीच में एक दौर था जब इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। ये जो मैंने आपको नाम बताए, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये सब ख़त्म हो गई। और इसके बाद में जो था इंडिया के पास में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी पिछड़ गया था इंडिया। मुग़लों का दौर आया, उसमें अकबर के दौर के दौरान, ड्यूरिंग द मुग़ल रूल, अकबर का जो रेन था उस टाइम पे एजुकेशन कुछ फैला, कुछ पनपा। वो एजुकेशन पनपा किस भाषाओं में? पर्शियन, मार्क करिए, पर्शियन, उर्दू, 2 लैंग्वेज हो गई, और तीसरी लोकल लैंग्वेज, मतलब जहाँ पर आप हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज। जैसे गुजरात में हो तो गुजराती, महाराष्ट्र में हो तो मराठी, वैसे ही बंगाल में हो तो बंगाली,
इस तरह से लोकल लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों में फैली एजुकेशन और थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हुआ। लेकिन मुग़लों के दौर के बाद में, आफ्टर द मुग़ल पीरियड, एजुकेशन वापस आ गया हिंदू सिस्टम के अनुसार मोनास्ट्रीज़ में, यानी कि जो मठ होते थे उसमें, वहाँ पे हिंदुओं के सिस्टम के तरह से एजुकेशन दिया जाता था। मोहम्मडन्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए मदरसास, जो मस्जिद होती है, मॉस्क होता है, उसमें एजुकेशन दिया जाता था। तो लेकिन ये जो एजुकेशन था ये ओल्ड फॉर्म था एजुकेशन का, और यहाँ पे प्राइमरी लेवल का एजुकेशन ही दिया जाता था। स्कोप एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन काफ़ी नैरो होता था। तो यहाँ पर इंडिया नीचे जा रहा था। अब नीचे जो जा रहा था वहाँ से थोड़ा बहुत उठने लगा जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में। ब्रिटिश रूल आया था कब? 1757 एडी। अगर मैं कहीं पे एडी बोलना भूल भी जाऊँ ना तो आप समझ लीजिएगा कि वो एडी ही है। 1757 में इंग्लिश रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में। 1765 में दीवानी पावर मिली थी ब्रिटिशर्स को, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब में उनको दीवानी पावर मिली थी। और उनकी पॉलिसीज़ के अनुसार जो था एजुकेशन आया इंडिया में, थोड़ा थोड़ा पनपा। अभी उसके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपके जैसे एक स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको ये चैप्टर चाहिए है। अभी आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ टेस्ट शायद चालू भी हो गए हैं। तो आप लोग सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्ज़ामिनेशंस, और आप कंटिन्यू करिएगा। अगले साल भी आपको अच्छे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हम जाएंगे। और अभी जैसे हम सिर्फ 8th क्लास का SST पर है, तो अगले साल हम सब्जेक्ट्स भी बढ़ाएंगे और क्लासेस भी बढ़ाएंगे। यानी कि आप 9th क्लास में जाओगे तो हम भी 9th क्लास में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप चलिएगा कि आपको नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, SST तो मिलेगा ही, SST के अलावा और सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये पुराने ज़माने में जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे उस टाइम पर जो था, स्कूल्स जो थे वो पुराने ज़माने के स्कूल्स थे। हर गांव में एक स्कूल होता था, वो ट्रेडिशनल स्कूल होता था। धुलिया, निशालो भी उसको कहते थे, पंड्या स्कूल, विलेज स्कूल, गांव का स्कूल, गांव का पाठशाला, इस तरह से अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे उसको डिस्क्राइब किया जाता था। ये जो होता था, ये गांव के अंदर जो पब्लिक प्लेस होती थी वहाँ पर किसी बड़े घने छाएदार पेड़ के नीचे, जैसे बैनियन ट्री, या बैनियन ट्री नहीं है तो दूसरा भी कोई भी पेड़, उसके नीचे ये टीचर जो था अपनी स्कूल लगा लेता था और पढ़ाता था। कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता था, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी, कोई ट्रेन टीचर्स नहीं होते थे, जैसे आपका आजकल होता है कि NCERT की बुक्स, और नहीं तो आपके गुजरात बोर्ड में गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ऐसे कोई स्टैंडर्ड सिलेबस या स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड कोर्स नहीं होता था। टीचर्स भी अलग अलग टाइप के होते थे। अलग अलग टाइप के मतलब कुछ ज़्यादा पढ़े हुए, कुछ कम पढ़े हुए, अलग अलग टाइप के टीचर्स होते थे, और वो ये स्कूल चलाते थे, वो एजुकेशन देते थे। और वो जो बच्चा जो होता था वो शुरू में ओरल एजुकेशन लेता था, यानी कि बोल के सारी एजुकेशन होती थी शुरुआती दौर में, यानी कि जैसे नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4, टेबल्स आप सबको पता ही है, बेसिक अल्फ़ाबेट्स का ख ग, इस तरीके से। और ये इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। रिटन एजुकेशन भी होती थी लेकिन वो थोड़ा बाद में होती थी। और टीचर जो होता था वो स्टूडेंट को जो पढ़ाता था उसके लिए उसको कोई मेहनताना या सैलरी फिक्स नहीं होती थी। स्टूडेंट्स जो होते थे उनके पेरेंट्स अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार, अपने जितना उनकी आमदनी है, जितना वो कमाते थे, उसके अनुसार उसको
कुछ कुछ दे देते थे, जो भी उनको ठीक लगता था वो दे देते थे। और टीचर की भी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती थी, ये मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और वो अपनी फैमिली कंडीशन के अनुसार अपने बच्चों की ये फ़ीस भर देते थे, जो भी उनसे बन पड़ता था उस हिसाब से वो भर देते थे फ़ीस। तो टीचर जो होता था वो भी देखता था कि कौन सा स्टूडेंट जो है, कौन सा बच्चा जो है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या वो किस टाइप का काम करते हैं उसके पेरेंट्स, तो उस टाइप की उसको एजुकेशन देता था। अर्ली एजुकेशन सिस्टम में जो एक नोटेबल चीज़ है वो आती है कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई। आप जानते होंगे कि धर्म का प्रचार करते हैं लोग, हिंदू का प्रचार करते हैं, मोहम्मडन का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। वो लोगों को ये अपने धर्म के अंडर आने के लिए बुलाते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म के अंदर आइए। वैसे हिंदूज़ ये काम नहीं करते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि हिंदूज़ अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अगर किसी को आना होता है तो हिंदूज़ के धर्म में अपने आप ही कोई आता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करा जाता। तो ये अर्ली एजुकेशन सिस्टम जो आया वो मिशनरी एक्टिविटी से आया, क्रिश्चियनिटी की मिशनरी एक्टिविटीज़, जो इंग्लैंड से जो लोग आए इंडिया में उनके तरफ से आया। ये 1789 में मिस्टर विलियम कैरी, इन्होंने श्रीरामपुर में कोलकाता के पास में मिशनरी एक्टिविटी करते हुए अपना स्कूल स्थापित करा। और ये यहाँ पर अब आप मार्क कर लीजिए, ये है फाउंडेशन ब्रिटिश एजुकेशन की इंडिया में। और इनके स्कूल में, विलियम कैरी के स्कूल में जो था वो संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर यानी कि व्याकरण, ये सब पढ़ाया जाता था। और इनके थोड़ा सा बाद में एक और मिशनरी थे, मार्शमैन और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। तो नोट करने वाली पॉइंट ये है कि फर्स्ट फाउंडेशन अगर कहा जाए ब्रिटिश एजुकेशन की इंडिया में, तो वो है 1789 में श्रीरामपुर, SIRAMPUR, श्रीरामपुर, कोलकाता के पास में विलियम कैरी, मिशनरी एक्टिविटी के दौरान। अगर गर्ल्स स्कूल की फाउंडेशन कहा जाए तो वो भी वहीं पर है, श्रीरामपुर, कोलकाता के पास, लेकिन मार्शमैन और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ द्वारा इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। ये 2 पॉइंट यहाँ से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी काम आएंगे। 1813 AD में एजुकेशन के ऊपर एक चार्टर आता है। यहाँ पर अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस आ रहा है इस चार्टर के थ्रू। इस चार्टर में अलाउ करा गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन क्लर्जी यानी कि क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते थे। तो एक प्रीस्ट था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, उनका नाम था अलेक्जेंडर डफ। उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न स्कूल्स खोले इंडिया में। और इस चार्टर 1813 के चार्टर के अनुसार 1 लाख रुपए का, 1 लाख पर एनम, एक साल में 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा टुवर्ड्स एजुकेशन। उस टाइम पर ये एजुकेशन जो थी अरबिक, अरबी, पर्शियन, हिंदी, ये सब भाषा में होती थी। और इंडिया के बहुत सारे लीडिंग रिफॉर्मर्स जो थे, जो ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही थे, उनका ये ओपिनियन था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो था उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए इंडिया में, और वेस्टर्न एजुकेशन ही इंडिया में ज़्यादा वो हुए। और हिंदूज़, मुस्लिम्स के जो स्कूल्स थे, यानी कि हिंदू मोनेस्ट्रीज़ में और मुस्लिम्स के मदरसे जो थे वो भी चल रहे थे अभी तक, वहाँ पे भी लोग एजुकेशन पा रहे थे। उस ज़माने के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो चाहते थे कि
इंडिया में हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन और मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि मोनेस्ट्रीज़ में, हिंदू मोनेस्ट्रीज़ में और मदरसों में चलता था, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम बेंटिक ये लेके आए चार्टर ऑफ 1833। ये जो है विलियम बेंटिक, इनका एक बहुत अहम योगदान है इस एजुकेशन में इंडिया में। इनको मार्क करके रखिएगा, 1833 विलियम बेंटिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे ये। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड बी गिवन इन वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल, इंग्लिश में ही। 1835 एडी में इनके द्वारा जो इन्होंने वो दिया था, तो उसके अनुसार काफ़ी सारे स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए इंडिया में। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जो फाइनेंशियल एड जो दी जाएगी वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को ही दी जाएगी, यानी कि वेस्टर्न या इंग्लिश एजुकेशन को ही दी जाएगी। जो हिंदू मोनेस्ट्रीज़ में या मदरसों में, मुस्लिम्स के मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, उनको ये एजुकेशनल एड नहीं दी जाएगी, फाइनेंशियल एड नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से जो है इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन की नींव रखी जाती है इंडिया में। द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया गोज टू विलियम बेंटिक। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनका नाम आप याद रख लीजिए, विलियम बेंटिक। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लीजिए और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटा दीजिए। यानी कि मदरसों में और मोनास्ट्रीज़ में जो एजुकेशन दी जाती है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को ही मान्यता दी जाती है। ये वुड्स डिस्पैच जो है 1854 का, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ भी मार्क करके रख लीजिए आप। ये जो आप देख रहे हैं ये विलियम बेंटिक की फ़ोटो है, ये ऐसा दिखते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इनके वजह से ही इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट होती है इंडिया में। अब हम आते हैं 1835 में, जो इंग्लिश एजुकेशन फैली इंडिया में, वो बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गई। जैसे बंगाल, कलकत्ता से बंगाल में फैल गई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई जिसको आजकल आप कहते हो, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, वेस्ट इंडिया, सब तरफ फैलने लगी। जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स जो थे, जैसे मोनास्ट्रीज़ में, हिंदू मोनास्ट्रीज़ में, मदरसे में, मॉस्क में, विलेज ट्री के नीचे, गांव के पेड़ के नीचे, ये सब चल रहे थे, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी। क्यों इनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही थी? क्योंकि मेन प्रेफरेंस अगर जॉब्स के लिए कोई देता था तो वो इंग्लिश एजुकेशन को देता था, वेस्टर्न एजुकेशन को दी जाती थी। जॉब्स कौन दे सकता था तब? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जॉब्स दे सकते थे या गवर्नमेंट जॉब्स दे सकती थी। तो वो इंग्लिश एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन ऊपर आने लगी और जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन थी वो नीचे नीचे होती गई। मुंबई में जैसे एल्फिंस्टोन के काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मद्रास में मुनरो थे जो काफ़ी काम किया जिन्होंने एजुकेशन में, नॉर्थ इंडिया में थॉमस, इन सब ने काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चालू करे, शुरू किए और ये बहुत जल्दी इनके इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा फैली। 1882 में अब हम आते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। तो इससे एजुकेशन का स्कोप बढ़ा, यानी कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इंग्लैंड जैसी छोटी कंट्री तो है नहीं। अब अगर लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को डाल देंगे तो एजुकेशन बढ़ेगी, अगर वो काम करे तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इस तरीके से एजुकेशन का स्कोप बढ़ा
तो इस तरीके से एजुकेशन का स्कोप बढ़ा और एजुकेशन में जो रेवेन्यू आता था, जो लगान आता था, उसका भी एक परसेंटेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देना चालू किया, एजुकेशन में उसको स्पेंड करना चालू किया। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो था गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसको आप आज के तारीख में NGOs भी कहते हो, उनको भी ये रूल्स बनाए गए, रूल्स को लिबरेट किया गया ताकि वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकें, और लाइब्रेरीज़ भी इस्टेब्लिश हुई, फ़ीस कलेक्शन भी स्टार्ट हुआ। इस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन जो था वो भी डेवलप हुआ। प्राइमरी एजुकेशन पहले, जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से डेवलप हुआ, और सेकेंडरी एजुकेशन हंटर कमीशन के से चालू होता है 1882 में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके स्टेप्स लिए जा रहे थे एजुकेशन को वापस इंडिया में लाने के लिए। जो एजुकेशन नालंदा, तक्षशिला, वैशाली ये सब के ख़त्म हो जाने से ख़त्म हो गई थी इंडिया में, उसको वापस स्टार्ट किया जा रहा था, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे थे, और ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया में वापस आने लग रहा था। 1917 AD सैंडलर कमीशन स्थापित होता है, और वो कहता है कि अप टू सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में होनी चाहिए। 1919 में मॉन्टगेज चेम्सफोर्ड एक्ट पास होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया जाता है, जिससे डेवलपमेंट हुई प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की इंडिया में। फिर 1912 AD में, 1912 AD पहले है उससे डेफिनेटली, लेकिन 1912 AD में गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट सोशल वर्कर थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सजेस्ट किया कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की लॉ पास होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1936 AD में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल बढ़ गए इंडिया में, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब आप इसको ऑब्जर्वेशन कहिए, ऑब्जेक्टिव कहिए ब्रिटिशर्स का, हमारा ऑब्जर्वेशन कहिए, या एक रियलिटी सच्चाई कहिए, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन तो दिया इंडियंस को, लेकिन उसका कारण क्या था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि चीप क्लर्क्स इंडिया से, इंडियन लोगों में से वो अपॉइंट कर सके, नौकरी दे सके, और उनको चीप क्लर्क्स मिल जाए। एम्फेसिस दिया गया एजुकेशन पे, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, ये सब में इंडिया बहुत पीछे था। इन सब की एजुकेशन में इंडिया बहुत पीछे था। अभी ये जो एक बॉक्स है, येलो बॉक्स, इसमें देखिए नो दिस, 1941 में इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत लो था, और इलिटरेसी रेट बहुत हाई था इंडिया में। अगर लिटरेसी रेट लो है तो इलिटरेसी रेट हाई होएगा ही ना। अगर पढ़े लिखे लोग कम है तो अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। इसके लिए ये ऐसा भी आप कह सकते हो कि जितना करा जाना चाहिए था उतना नहीं करा गया था, और ये ब्रिटिशर्स का, इंग्लिश गवर्नमेंट का एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था। जो एजुकेशन अगर देखा जाए तो जो इंडियन राजाओं के अंडर जो प्रोविंसेस थे, नेटिव किंग्स के अंडर, वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन दी जा रही थी। जैसे वडोदरा में 28% लिटरेसी रेट, मैसूर और कोचिन में 35%, ट्रेवेनकोर में 47.8, यानी कि ऑलमोस्ट 48%। अब ये वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। मैसूर साउथ में, कोचिन और ट्रेवेनकोर दोनों केरला में। तो जो इंडियन राजा के अंडर जो नेटिव गवर्नमेंट्स जो थी, वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन अच्छी थी बनिस्बत उन जगहों पे जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम चल रहा था।
हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान हायर और टेक्निकल एजुकेशन तो पहले से दी जा रही थी। जैसे अगर हम आपको बताएं कि 1801 में वेल्सली ने इस्टेब्लिश किया था विलियम कॉलेज कैलकाटा में, फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में। 1817 में डेविड हेयर एंड विद्यानाथ मुखर्जी ने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करा था कैलकाटा में, जहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी ये सब भी पढ़ाया जाता था। 1855 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा मदरसा जो मुस्लिम कॉलेज था। 1780 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश करा था। 1791 में एमहर्स्ट AMHERST ने संस्कृत कॉलेज कैलकाटा इस्टेब्लिश किया था। 1823 AD में मैग्ना कार्टा हायर एजुकेशन के लिए पास करा गया, स्पेशली फॉर एजुकेशन ऑफ हिंद। देखिए, ये काफ़ी टाइम से ये एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए काम होता रहा है इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पर काम कम था और पॉपुलेशन या एरिया बहुत ज़्यादा था इंडिया का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काम बहुत कम था। अब 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच ने 1823 के मैग्ना कार्टा फॉर हायर एजुकेशन को और एक्सपैंड किया, उसको रिफॉर्म करा, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी। वुड्स डिस्पैच 1854 की रिकमेंडेशन थी कि हर प्रोविंस में, इंडिया में हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी जाए, इस्टेब्लिश करी जाए, सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। देखिए, हम इसको पॉइंट्स में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। नंबर 1, रिकमेंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंस। हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स का। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स को भी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपैंड द स्कोप ऑफ बिजनेस का स्कोप बढ़ाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हर तालुका में, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तालुका होता है, तो हर तालुका में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट विमेंस एजुकेशन, लड़कियों को, औरतों को भी एजुकेशन के स्ट्रीम में शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन द प्रोविंस। हर प्रोविंस में एजुकेशन का डायरेक्टर होना चाहिए ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर एजुकेशन की देख रेख करी जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड ऑफ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी गई मुंबई, मद्रास, कोलकाता, और किस चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिश करी गई? एक मॉडल के ऊपर, वो मॉडल था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में अगर आप पढ़ोगे वुड्स डिस्पैच, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि 18 इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर 1882 में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी गई पंजाब और इलाहाबाद में। इलाहाबाद आज के दिन प्रयागराज कहलाता है। 1844 में मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज स्थापित हुआ, फाउंडेड। द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वो हायर एजुकेशन देने के लिए इस्टेब्लिश हुई।
1904 में जो है ये कर्जन ने पास किया लॉ। उन्होंने क्या किया कि जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको कम कर दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्टेड मेंबर्स को सेनेट में जगह दी जाए। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई। 1920 AD में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आई। 1922 में शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये कौन लाए थे? ये लाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1940 इनका जो मेथड ऑफ एजुकेशन था बहुत डिफरेंट था, हम आगे पढ़ेंगे। 1946 में 16 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई पूरे इंडिया भर में। तब तक मतलब सिर्फ 1946 में नहीं, टोटल जब से हुआ तब से 1946 तक 16 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई पूरे इंडिया भर में। बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें 16 यूनिवर्सिटीज़ क्या काफ़ी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो ये एक हिंड्रेंस रही कि हायर एजुकेशन लार्ज स्केल पर इंडिया में एक तरीके से नहीं था या पिछड़ा हुआ था। जो हमने पहले आपको बताया कि हायर एजुकेशन पिछड़ा हुआ था इंडिया में। वोकेशनल एजुकेशन 1854 का वुड्स डिस्पैच, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वुड्स डिस्पैच जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है इंडिया के एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो ब्रिटिशर्स के अंडर एजुकेशन सिस्टम था। और अभी हमने पॉइंट्स में भी ये डिस्कस किया था वुड्स डिस्पैच के कुछ पॉइंट्स। तो वोकेशनल एजुकेशन में भी वुड्स डिस्पैच 1854 AD का जो वुड्स डिस्पैच था उसका अच्छा खासा वो है। तो वुड्स डिस्पैच ने कहा था कि वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए वो इन साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में। तो इसके अंतर्गत वुड्स डिस्पैच के वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंडर में क्या कुछ हुआ। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो आज के दिन भी एक बहुत ही मशहूर इंस्टीट्यूट है साइंस का, वो इस्टेब्लिश हुआ। BRC बोस रिसर्च सेंटर, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, ये इस्टेब्लिश हुआ। देहरादून में इस्टेब्लिश हुआ रिसर्च सेंटर एफिलिएटेड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ सेंटर फॉर एग्रीकल्चर। रुड़की में इस्टेब्लिश हुआ सेंटर फॉर इंजीनियरिंग। ये सेंटर फॉर इंजीनियरिंग आज के दिन क्या कहलाता है? आज के दिन ये कहलाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। पुणे में इस्टेब्लिश हुआ भंडारकर इंस्टीट्यूट। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हुए अंडर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। विमेंस एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, विमेंस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हम बाद में आपको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है घर में तो उसको फर्स्ट टीचर कौन होती है? उसकी माँ होती है, उसके फादर होते हैं, उसके बड़े बूढ़े होते हैं घर में, जो दादा दादी, नाना नानी, ये सभी उसके फर्स्ट टीचर्स होते हैं। तो अगर गर्ल्स या विमेन एजुकेटेड नहीं होंगी तो जो बच्चे को जो शुरुआती एजुकेशन मिलनी है, जो सही दिशा और जो सही एजुकेशन मिलनी है, वो नहीं मिल पाती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है विमेंस एजुकेशन की। अब विमेंस एजुकेशन के बारे में हम आते हैं तो हमने जैसे आपको पहले बताया था कि 1813 के आसपास में श्रीरामपुर कोलकाता के पास में, वहाँ पे क्रिश्चियन प्रीस्ट ने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था। तो 1813 से लेके 1851 तक श्रीरामपुर में क्रिश्चियन प्रीस्ट और कुछ वेल्दी फैमिलीज़, कुछ बहुत अमीर ख़ानदानों ने मिलके काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करे, बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, अलग अलग जगहों पे।
राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी विमेंस एजुकेशन को मतलब एडवोकेट किया कि इसको गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है, इसको ज़रूरी है, विमेंस एजुकेशन ज़रूरी है। क्यों, मैंने आपको थोड़ा सा रीज़न अभी बता दिया है, बाकी का रीज़न बाद में बताएंगे। 1849 से लेके 1850 तक बेथुने एक इंग्लिश एजुकेटर थे बंगाल के। उन्होंने ब्रह्मो समाज के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलके एक हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश किया और उन्होंने विमेंस एजुकेशन को इंडिया में स्ट्रेंथन किया। 1873 एडी तक ये सब चला और उन्होंने ये 1640 गर्ल्स स्कूल ब्रिटिश इंडिया में बनवाए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ 4.89% यानी कि 5% गर्ल्स भी स्कूल नहीं जा रही थी इंडिया में। विमेंस एजुकेशन बहुत लो रहा ड्यूरिंग द होल ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जितने भी ईयर्स 18 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कहलाते हैं 19th सेंचुरी के। जो ईयर्स 1900 के स्टार्ट होते हैं 1901 से लेके 1999 तक, वो सब 20th सेंचुरी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेंचुरी के बारे में भी बता रहा हूँ। और ये जो फोटोग्राफ है ये राजा राम मोहन रॉय की है जो आप देख रहे हो अभी। तो ये इंडिया में जो है एजुकेशन पिछड़ा हुआ था आज़ादी के टाइम तक, और विमेंस एजुकेशन यानी कि गर्ल्स एजुकेशन भी पिछड़ा हुआ रहा। हालांकि बहुत कुछ हुआ, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत लिए, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लेकिन ये कम थे डिपेंडिंग अपॉन जितना बड़ा इंडिया है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है उसके अनुसार ये कम थे और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे ये सारी चीज़ों में, तो इसके लिए ये स्टेप्स कम रहे। लीडिंग एजुकेशन रिफॉर्मर्स, जो मेन एजुकेशन के रिफॉर्मर्स इंडिया में रहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी में मॉडर्न एजुकेशन आया था इंडिया में, और उसी के साथ में एक मिडिल क्लास बाहर आई, इमर्ज करके बाहर आई, सामने आई, और एजुकेशन में रिफॉर्मर्स भी आए। तो 19th सेंचुरी में यू कैन से अ मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया, और साथ में ही इमर्ज हुए लीडिंग एजुकेशन रिफॉर्मर्स। इनका कहना था कि जो एजुकेशन की कमी है इंडिया में, लैक ऑफ एजुकेशन है, वही मेन कारण है इंडिया की स्लेवरी का। अगर एक नेशन एजुकेटेड होता है तो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। देयरफॉर रिफॉर्मर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करी इंडिया में। 1828 में ब्रह्मो समाज में कौन कौन थे? मेन पर्सन्स थे राजा राम मोहन रॉय, और फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1828 की। 1828 में ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक को समर्थन दिया उनके एक्टिविटीज़ में, और कहा कि आप इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो विलियम बेंटिक का हमने बात करी थी पहले कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय का भी हाथ था। उन्होंने मेंटल सपोर्ट या उनको सपोर्ट दिया कि आप इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करिए, और उनके एफर्ट से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। फिर ब्रह्मो समाज के और एक मेन लीडर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने स्टार्ट किए स्कूल्स बंगाल में 1849 से लेके 1850 एडी तक, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इन्होंने
ये स्कूल स्टार्ट किए बंगाल में। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ रामाबाई रानडे, इन्होंने गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया। और साथ में विडोज़ के लिए, विडोज़ यानी कि जो जिनके पति मर जाते हैं वो विडोज़, विधवा। फिर ज्योतिका फूले और उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले, इन्होंने भी स्टार्ट किया गर्ल्स और विडोज़ के लिए स्कूल्स। 1916 एडी में महर्षि कर्वे ने स्टार्ट करी SNDT यूनिवर्सिटी। SNDT यूनिवर्सिटी जो है ये थोड़ी हटके एक यूनिवर्सिटी है, ये गर्ल्स या विमेंस के लिए यूनिवर्सिटी है, आज के दिन भी है ये SNDT यूनिवर्सिटी, आप चेक कर सकते हो। 1850 में अहमदाबाद में हरकुंवर सेठानी ने स्टार्ट किया छोडियोनी निशाल गर्ल्स स्कूल। लाहौर में दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को अगर आप शॉर्ट में लिखो तो DAV बनता है। DAV स्कूल्स, DAV कॉलेजेस आप आज के दिन भी देखते हो, पूरे इंडिया भर में फैले हुए हैं। तो DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। ये किन्होंने स्टार्ट किया? दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया। और स्टार्ट कहाँ से किया था? लाहौर। 1902 में उनके डिसाइपल, मतलब दयानंद सरस्वती जी के शिष्य, उनके डिसाइपल स्वामी श्रद्धानंद ने कन्नागड़ी गुरुकुल स्थापित किया। 1846 में सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश स्कूल गाजीपुर में स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हुआ इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम्स में स्प्रेड करने के लिए। 1875 AD में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज आया। अभी ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की फ़ोटो है जो आपको मैं लाश करके दिखा रहा हूँ। नेटिव किंगडम्स में भी काफ़ी कुछ हो रहा था, जैसे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो थे वडोदरा के, उन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। ये उन्होंने बोला 1901 AD। कौन? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, बड़ौदा गुजरात। आज के दिन इनके नाम से बड़ौदा में यूनिवर्सिटी चलती है जो वर्ल्ड फेमस है, MSU यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्कॉलरशिप्स भी। ये 2 स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप इन्होंने स्टार्ट करी। चिमनाबाई गायकवाड़ ने दलित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ग्रांट करी फॉरेन जाके पढ़ने के लिए। फिर महाराजा भगवत सिंह जी गोंडल के, इन्होंने गर्ल्स स्कूल गोंडल में स्टार्ट किया। 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड यानी कि 1890 से लेके 1900 के बीच में इन्होंने लास्ट 10 years ऑफ द 18th सेंचुरी, 1890 से लेके 1900 के बीच में इन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया गोंडल में। फ्री कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर गर्ल्स गोंडल में भी, ठीक है। गोंडल कहाँ पे? राजकोट के पास में, गुजरात में। महात्मा गांधी थॉट्स ऑन एजुकेशन। महात्मा गांधी जी के भी बहुत सारे थॉट्स थे एजुकेशन के बारे में। वो सिर्फ इंडिया के फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, वो और भी काफ़ी
इधर उधर के काम करते थे। उसमें से एक काम ये भी था कि वो एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे थे, और सिर्फ विचार ही नहीं रखे थे, उन्होंने एक एजुकेशन कमेटी भी इस्टेब्लिश करी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो एजुकेशन कमेटी भी इस्टेब्लिश करी थी। वो महात्मा गांधी जी कहते थे कि लिटरेसी जो है वो सिर्फ एक टूल है, एजुकेशन के लिए कोई बिगिनिंग नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। आप जब चाहो आप एजुकेशन या लिटरेसी ले सकते हो, और एजुकेशन एक सिर्फ टूल है। मेन विमेन सबको एजुकेटेड होना चाहिए, और सेल्फ लर्निंग इज़ नॉट लिटरेसी। अपने आप कुछ स्किल सीख रहे हो तो वो लिटरेसी नहीं होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट विचार रखे हुए हैं महात्मा गांधी जी द्वारा भी। इन्होंने कुछ जो इनकी अंडर ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ में जो इन्होंने कमेटी बैठाई थी, उसके कुछ विचार आए बाहर, जिसको कहते हैं नई तालीम। नई तालीम क्या होती है? वेस्टर्न एजुकेशन, बुनियादी शिक्षण यानी कि बेसिक एजुकेशन। फिर आता है एक वर्ध शिक्षण योजना। वर्ध शिक्षण योजना में वोकेशनल, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, ये सब आता है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वो एक फेलियर है, क्योंकि वो अच्छे से लोगों की लाइफ को शेप नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट्स की लाइफ को शेप नहीं कर पा रहा है, वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इसके लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और वोकेशनल भी होनी चाहिए, तो तभी उसका कोई फ़ायदा होएगा, नहीं तो वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए सेल्फ सफिशिएंट और वोकेशनल भी। प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 साल, उसमें सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, स्किल्स भी होने चाहिए। वो होनी चाहिए मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट में, यानी कि हर एरिया में उस लैंग्वेज के अनुसार, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, इस तरीके से सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स उसकी लैंग्वेज में होने चाहिए। स्किल्स किस तरह के होते हैं? जैसे हैंडीक्राफ्ट, कारपेंट्री, बढ़ई का काम। हैंडीक्राफ्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कहीं पे वीविंग होता है, कहीं पे कढ़ाई, बुनाई, ऐसे सब बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं। फिर ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहे का काम करने वाला, वीविंग, स्पिनिंग, ये सब भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए। 1937 AD में काफ़ी सारे स्कूल इस्टेब्लिश हुए, बहुत सारे प्रोविंसेस में वो भी इस्टेब्लिश हुए महात्मा गांधी जी की आइडियाज़ के अनुसार। ये सब हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ। 1920 AD में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हुआ। ये उसकी फ़ोटो है, ये इसके गेट की फ़ोटो है। अहमदाबाद में आश्रम रोड पर ये आता है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो गुजरात विद्यापीठ भी इस्टेब्लिश हुआ 1920 में, और महात्मा गांधी जी से इंस्पायर होके जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुई। और गांधी जी के जो ग्रास रूट कार्यकर्ता थे, जैसे उन्होंने काफ़ी सारे आश्रम चालू किए, और आश्रम में उन्होंने एजुकेशन भी देना चालू किया। जैसे कुछ नाम मैं अगर आपको बताऊं तो ठाकर बप्पा, जगत राम दवे, पूर्णिमा बहन, पकवासा, इस तरह के जो गांधी जी के ग्रास रूट वर्कर्स थे, उन्होंने भी एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। एजुकेशन जो था वो गांधी जी के वर्ड्स में अगर बोला जाए तो एजुकेशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ अ चाइल्ड एंड ह्यूमन बीइंग। ये गांधी जी के वर्ड्स हैं। गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में जो जिक्र किया है वो है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में भी आता है, जो उनके द्वारा लिखी गई बुक है। उसी तरह से इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, गांधी
नो अक्षरदेह, इन सब बुक्स में भी आता है जो गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर's थॉट्स ऑन एजुकेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक मुख्य उपलब्धि, एक मेजर अचीवमेंट जो था वो था कि 1913 एडी में उन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया था, उनकी पोएम गीतांजलि। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी एक पोएट थे, उसकी वजह से उनका नाम उनका जो उनको बुलाया जाता था वो कविवर नाम से भी बुलाया जाता था। दूसरा, आप ये फ़ोटो जो देख रहे हो ये है शांति निकेतन की। अब शांति निकेतन एक स्कूल था जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो उसकी वजह से, और साथ में उनका एक पढ़ाने का एक अलग नज़रिया था, तो उसकी वजह से उनको गुरुदेव भी कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कविवर भी कहा जाता है, गुरुदेव भी कहा जाता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, उनके क्या विचार थे एजुकेशन के बारे में, उसके ऊपर हम जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो नेचर से बहुत अच्छे से इंस्पायर्ड थे, और वो कहते थे कि जो अगर आपको पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, एजुकेशन गेन करनी है, तो आपको नेचर के साथ, नेचर के बहुत पास में आना है। यू हैव टू कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द नेचर, तभी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। तो वो नेचर से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो वर्शिप करते थे नेचर की। उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी चालू करे बंगाल में अपने इन्हीं आइडियाज़ को लेके। उनका कहना और भी था कि चाइल्ड की क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए एजुकेशन से, और बच्चे को रिगरस डिसिप्लिन से दूर होना चाहिए, तभी उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होएगी। अब रिगरस डिसिप्लिन का मतलब कि जैसे आपकी क्लास में आपको एक सेट टाइम में, एक साल के अंदर अंदर आपको एक साल का सिलेबस करना है, उसके ऊपर टेस्ट देने हैं, तो उसके अंदर बीच में और भी टेस्ट आते हैं, साल के एंड में टेस्ट आता है, लेकिन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से भी चलता है, क्लास टेस्ट, ये सब भी होते हैं। और अभी तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बीच में मिड सेम भी होता है। तो ये सब जो है रिगरस डिसिप्लिन से थोड़ा सा दूर ले जाके अगर वो चाइल्ड पढ़े, तभी वो असली क्रिएटिविटी आएगा और असली में पढ़ाई कर पाएगा, और चाइल्ड की क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन डेवलप होएगा। इमेजिनेशन उसको सोचने की क्षमता, क्यूरोसिटी उसकी जिज्ञासा कि क्या है चीज़, दुनिया क्या है, क्या चीज़ क्या है, वो तभी डेवलप होएगी। और एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को डिफरेंट आर्ट्स, म्यूज़िक, एक्टिंग, एप्टीट्यूड, पेंटिंग के लिए, ये सब भी वो उसका डेवलप करना चाहिए। उसको मॉरल वैल्यूज़ भी उसको पढ़ाई जानी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पढ़ाया जाना चाहिए, उसका चाइल्ड का साइकोलॉजी भी डेवलप होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे उनके आइडियाज़ रहे हैं एजुकेशन के बारे में। तो उन्होंने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं इंडिया को। शांति निकेतन को और भी एक नाम से जाना जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया में काफ़ी सारे इविल्स या वाइसेस थे जो डेवलपमेंट को, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, हिंड्रेंस थे, रुकावट थे। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बच्चों की बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। अनटचेबिलिटी, यानी कि जैसे ब्राह्मण,
जो इंडिया का सोशल सिस्टम था उसमें शूद्रों के अगेंस्ट में छुआछूत करी जाती थी, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि लड़कियों को मार दिया जाता था बचपन में ही या पैदा होने से पहले ही, फिर स्लेवरी भी था, फिर सती प्रथा था यानी कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर गया है तो उस औरत को सती हो जाते थी, तो वो भी था। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ब्राह्मण शूद्र ये सब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। विडोज़ जो होती थी, जो विधवा होती थी, उनको रीमैरी नहीं करने दिया जाता था। अगर एंशियंट टाइम में जाएं तो विडो रीमैरिज था इंडिया में, मगर बाद में ये बंद हो गया। बाद में ये विडो रीमैरिज नहीं हो पाता था। फिर इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि अब अच्छे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है तो पढ़े लिखे कैसे हो सकते हैं लोग। फिर सुपरस्टिशन यानी कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से बहुत सारे सुपरस्टिशंस रहते थे। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती है वहाँ पर ही रिफॉर्मर्स भी पैदा होते हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने इन सब सोशल इविल्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, अपनी सोशल सर्विस प्रदान करी इंडिया को। कुछ ने इंडिविजुअली प्रदान करी, कुछ ने इंस्टीट्यूशनली प्रदान करी, अपना एक इंस्टीट्यूशन बना के, जैसे ब्रह्मो समाज, इस तरह से, और एक सोशियो रिलीजियस रेनेसांस इंडिया में लेके आए, जिससे इंडियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई। ये सोशल इविल्स, ये सुपरस्टिशंस, ये सब चीज़ छोड़कर सोसाइटी जो थी वो आगे बढ़ी। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो हमने अभी तक देखा कि कितने सारे सोशल इविल्स थे इंडिया में जो प्रेवलेंट थे, और उनको हटाने के लिए सोशल वर्कर्स आए सामने। उससे सबसे मेन सोशल वर्कर, या इस एरा के या ब्रिटिश टाइम के मेन सोशल वर्कर जिन्होंने ये सारी चीज़ स्टार्ट करी, वो थे राजा राम मोहन रॉय। इनको आप पाइनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, या फोरमोस्ट या सबसे पहले सोशल वर्कर, इस एरा के ब्रिटिश टाइम के सबसे पहले सोशल वर्कर भी कह सकते हैं। तो ये 1828 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, राजा राम मोहन रॉय ने, ब्रह्मो समाज। और ब्रह्मो समाज को भी आप कह सकते हो कि यह फोरमोस्ट इंस्टीट्यूट था जिसने सोशल इविल्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए पाइनियर था। 1815 में आत्मीय सभा इस्टेब्लिश करी गई। 1821 में सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए विलियम बेंटिक ने लॉ पास करी। 1851 में मतलब सती सिस्टम के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया संवाद कामुडी, और 1829 में विलियम बेंटिक ने लॉ पास करी सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। एक सेंचुरी पुरानी प्रथा जो थी वो ख़त्म हो गई। 100 साल से चलते आने वाली प्रथा जो थी वो ख़त्म करी गई। बहुत गंदी प्रथा थी ये सती सिस्टम की। इसके साथ में ही और भी चीज़ें ख़त्म करी गई, जैसे नरबली, ह्यूमन सैक्रिफाइस देना, दूध पीती में फीमेल इन्फेंटिसाइड था जिसको ख़त्म किया गया। फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था छोटपन में ही, बचपन में ही। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एक मैगज़ीन चालू किया। अब सती सिस्टम तो हट गया, तो अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एक मैगज़ीन चालू किया, सोम प्रकाश। इसमें इन्होंने स्टार्ट किया कि विडो की रीमैरिज हो जानी चाहिए, यानी कि विधवा लड़की, विधवा औरत जो है उसको रीमैरिज कर जाना चाहिए। विडोज़ की रीमैरिज इंडिया में पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो रही थी, तो काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ पे तब चाइल्ड मैरिज भी होती थी, तो बचपन में ही वो
लड़कियां शादी होने के बाद में विधवा भी हो जाती थी, क्योंकि डेथ रेट बहुत हाई था, इतना ज़्यादा मेडिकल स्ट्रक्चर नहीं था तब। कोई भी बीमारी होती थी तो लोगों की डेथ भी हो जाती थी। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कारण थे। तो बचपन में ही लड़कियां विधवा हो जाती थी, कई यंग एज में विधवा हो जाती थी। तो ये विधवा की रीमैरिज करने के लिए इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने मुहिम चलाई और उन्होंने कहा कि विडोज़ की रीमैरिज होनी चाहिए। देखिए, अगर अर्निंग मेंबर फैमिली का चला जाता है तो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती है। तो वैसे ही अगर एक औरत विधवा हो जाती है, एक लड़की या औरत विधवा हो जाती है, उसका हस्बैंड जब चला जाता है तो उसको बहुत परेशानी होती है। इसके लिए विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया गया। 1856 में डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। ये भी एक मेजर रिफॉर्म था। 1856। उससे पहले नरबली, दूध पीती और सती प्रथा के लिए 1829 में एक्ट पास किया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी के ऊपर काफ़ी काम किया और वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा जो है इंडिया से हट जाए। और उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट को काफ़ी अपने कंस्ट्रक्टिव कामों में काफ़ी जगह दी। गांधी जी ने एक शेड्यूल्ड कास्ट दूधा भाई और उनकी फैमिली को अपने आश्रम में भी ला के स्थापित किया। उनके आश्रम में ला के उनको रहने के लिए जगह दी और उनके आश्रम में वो उनके साथ रहते थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा वडोदरा के, उन्होंने भी शेड्यूल्ड कास्ट की वेलफेयर के लिए काफ़ी एक्टिविटी करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप कैसे भूल सकते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे, फॉरेन से पढ़े हुए भी थे और बहुत ही अच्छे आदमी थे। और उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट भी थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को एजुकेशन दिलवाने में, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिलवाने में बहुत सारे सत्याग्रह करे और उनको टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर एंट्री दिलवाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस में आने के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट को जिस कुएं से, जिस वेल से आम आदमी पानी भरता था, उससे पानी भी भरने की इजाज़त नहीं होती थी। जहाँ पर वो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, कहीं मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी ज़िंदगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लड़ाई लड़ी और वो अकेले नहीं थे इस सब चीज़ों में। मामा साहिब फाटके ने स्कूल स्टार्ट किया शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए गोधरा, गुजरात में। परीक्षित लाल मजुमदार ने स्कूल और हॉस्टल चालू किया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है शेड्यूल्ड कास्ट की एजुकेशनल डेवलपमेंट का, जब स्कूल्स वगैरह भी उनके लिए चालू हो गए। ठक्कर बप्पा ने इस्टेब्लिश किया आश्रम ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि उनको भी, ट्राइबल्स को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। रिफॉर्म प्रोसेस चालू हो गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी फील्ड्स में, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सब के लिए। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन में था, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए था और इंडिया प्रोग्रेस कर रहा था। और छोटे छोटे स्टेप्स थे लेकिन राइट डायरेक्शन में थे। तो उसका अगर आप वो देखना चाहते हो कि उसका क्या हुआ, तो वो आज के दौर पे देखिए इंडिया को, कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे कदम उठा के वो काफ़ी अच्छा होने लग रहा है। आज के दिन वो एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। चाइल्ड मैरिज, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे
तब काफ़ी सारी इविल प्रैक्टिसेस इंडिया में चल रही थी। उसमें से एक थी चाइल्ड मैरिज, यानी कि बचपन में ही बच्चों की, लड़का लड़की की शादी कर दी जाती थी। कई केसेस में लड़की तभी चली जाती थी लड़के के घर पे रहने के लिए, और कई केसेस में गौना बाद में होता था। तो खैर एनीवे, ये सब सोसाइटीज़ में जो था चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट था, और ये एक बहुत बड़ा ईविल था। इससे क्या क्या होता था वो अगर हम आपको बताएं तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता था, मिसमैच मैरिजेस होती थी, लड़का ज़्यादा पढ़ा हुआ है या कम पढ़ा हुआ है, लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई है, इस तरह से बहुत सारी मिसमैच चीज़ें होती थी। विमेन और मेन को उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था ठीक से, क्योंकि वो बचपन में ही उनके शादी हो गई, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता था कि उनको अपनी बीवी को भी पालना है, तो वो अच्छे से पढ़ लिख भी नहीं पाते थे। 1870 में ब्रह्मो समाज लीडर जो थे केशव चंद्र सेन, उन्होंने कैंपेन किया था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कि चाइल्ड मैरिज हटा देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इससे फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो बाधित हो जाता है, यानी कि इट हिंडर्स द फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और ये मेजर इम्पीडिमेंट होता है उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए। वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाता है, जहाँ तक उसको पढ़ लेना चाहिए वो नहीं पढ़ पाता है। 1872 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया। एक लड़की को 12 साल से पहले मैरिज करना इलीगल था। अभी थोड़ा पीछे चले जाते हैं हम। तो पीछे जाए तो 1846 में मिनिमम एज फॉर मैरिज जो इंडिया में था लड़की के लिए वो 10 इयर्स था। अब हम यहाँ पर आके देखते हैं तो 1872 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत गर्ल्स अंडर 12 मैरिज नहीं कर सकती हैं, वो इलीगल होएगा। 1870 में इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन बनी। 1872 में ब्रह्म मैरिज रूल्स बने। फिर 1891 में 10 इयर्स से बढ़ा के 12 इयर्स कर दिया गया। एज ऑफ कंसेंट इसको बोला गया। 1891 में एज ऑफ कंसेंट 19 मार्च 1891 को ये पास हुआ था। 1930 में शारदा एक्ट आया, जिसके अनुसार 14 इयर्स की एज होनी चाहिए गर्ल की शादी के लिए। 1949, अब हम इंडिपेंडेंस के बाद के एरा में आ गए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। यहाँ पर आता है गर्ल्स के लिए 15 इयर्स फॉर मैरिज। 1978 में आता है 18 इयर्स, जो आज तक चल रहा है। तो 1846 में 10 इयर्स से लेके 18 इयर्स पर आने में 1978 तक का समय लगता है। 1846 टू 1978। इन सब चीज़ों में क्या चीज़ था, क्यों ये सब हो पाया? इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर था। जॉइंट फैमिलीज़ डिसइंटीग्रेट होती गई और एजुकेशन बढ़ता गया, लिटरेसी रेट बढ़ता गया। लीगली इन सब चीज़ों को स्टॉप किया गया, इन सब इविल प्रैक्टिसेस को, जैसे चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया। गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करी गई। तो इस तरीके से जाके ये एक सोशल इविल। गर्ल्स एजुकेशन, हमने आपको पहले बताना शुरू किया था कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एक सोसाइटी को देखा जाए तो हाफ ऑफ द सोसाइटी इज़ मेल, हाफ ऑफ द सोसाइटी इज़ फीमेल। तो आधी सोसाइटी जो है फीमेल है, यानी कि गर्ल्स विमेन है। अगर हाफ सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पहुंच जाती है, क्योंकि एक जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन कौन देती है? उसकी माँ देती है। अगर माँ एजुकेटेड नहीं है तो वो देश का भविष्य, सोसाइटी का भविष्य जो बच्चा है वो भी अपनी प्राइमरी, अपनी बेसिक एजुकेशन नहीं पा सकता है, क्योंकि उसकी माँ ही एजुकेटेड नहीं है। इसके लिए
गर्ल की एजुकेशन और इस तरीके से पूरा का पूरा फ्यूचर जो है कंट्री का, सोसाइटी का, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो गर्ल की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। ये चीज़ जो थी, ये वुड्स डिस्पैच ने भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया। वैसे तो राजा राम मोहन रॉय और कितने सारे और लोगों ने काफ़ी सारे वो करे और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम किया। लेकिन वुड्स डिस्पैच की अगर हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ, वुड्स डिस्पैच ने गवर्नर जनरल को प्रपोज किया कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए, और उन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम भी डाला अपने वुड्स डिस्पैच में, जिसके अनुसार गर्ल्स के इंस्टीट्यूट्स, गर्ल्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश हुए। गवर्नर जनरल डलहौजी थे उस टाइम पे, उन्होंने भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में, और उन्होंने गाइड किया काउंसिल फॉर एजुकेशन को कि, और सिर्फ गाइड ही नहीं किया बल्कि डिक्लेयर भी कर दिया कि गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए जो वुड्स डिस्पैच में लिखी हुई है। जिस तरीके से लिखी हुई है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इस तरीके से गर्ल्स जो थी वो स्कूल जाने लग गई। विडो रीमैरिज, ये एंशिएंट इंडिया में देखा जाए तो विडो रीमैरिज होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ी मेडिवल पीरियड में, तब से देखा गया है कि विडोज़ को रीमैरी नहीं करने दिया जाता था, और तब से मेडिवल पीरियड से ये एक बुरी प्रथा, एक रॉन्ग प्रैक्टिस इंडियन कल्चर में आ चुकी हुई थी, और इसको एंड करना ज़रूरी था। क्योंकि अगर, जैसे मैंने आपको पहले बताने लगा था कि जब एक अर्निंग मेंबर फैमिली का चला जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली में अर्निंग आनी बंद हो जाती है, और फैमिली को और प्लस उसकी वाइफ को, उसकी विडो को जीवन काटना, और उसके बच्चों को भी जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए विमेंस की एजुकेशन होना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, और उनको रीमैरिज अलाउड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रीमैरिज बंद थी एक इवल प्रैक्टिस के दौरान। तो इसके लिए राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, रामाबाई रानडे, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ने काफ़ी आवाज़ उठाई, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन किया, पैम्पलेट्स बांटे, विडोज़ के आश्रम चालू किए, विधवाओं के लिए आश्रम चालू करे, इंस्टीट्यूशंस चालू करे एजुकेशन देने के लिए विमेन को और विडोज़ को, सबको एजुकेशन देने के लिए काफ़ी सारे आश्रम और इंस्टीट्यूशंस भी चालू करे। और ये जो समाज में एक गंदी प्रथा थी, सोशल इवल था, इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, प्रोपोगेटेड फॉर विडो रीमैरिज, प्रोपोगेटेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, प्रोपोगेटेड फॉर विमेंस एंड गर्ल्स एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मांगी। 1844 में दुर्गा राम मेहता जी ने मानव धर्म सभा आयोजित करी सूरत में, ताकि लोगों को सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ से बाहर निकाला जा सके। नर्मद करसनदास मूलजी, महिपत राम, रूपा राम जी, दलपत राम, ये सब जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, और साथ में इन्होंने कहा कि विडोज़ की रीमैरिज होनी चाहिए। नर्मद जी ने एग्जाम्पल भी सेट करा। उन्होंने एक विडो से, एक विधवा से मैरिज करी।
1856 एडी पे। अब हम आते हैं जेबी ग्रांट। जेबी ग्रांट एक मेंबर थे गवर्नमेंट के, गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, विडो रीमैरिज एक्ट। तो चलिए एक और जो थी सोशल इविल वो समाप्त होती है। इसके लिए बहुत अच्छा योगदान जो दिया वो था श्री चंद्र विद्या रत्न जी ने, कालीमुडी देवी जी ने। एक मिनट, श्री चंद्र विद्या रत्न जो थे वो प्रोफेसर थे संस्कृत कॉलेज के, और इन्होंने शादी करी कालीमुडी देवी कोलकाता में, और ये जो थी विडो थी। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर कालीमुडी कंडुकुरी वीरसलिंगम आंध्र प्रदेश के, महादेव गोविंद रानडे, डी के कर्वे, आर जी भंडारकर, बी एम मालाबारी, इन सब ने एक अहम योगदान दिया ये चीज़ करने में, ये सारी चीज़ करने में। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये चैप्टर जो है ये एक स्टूडेंट, आपके जैसे एक स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, और आप लोगों के टेस्ट अभी चल रहे होंगे या बिल्कुल स्टार्ट होने वाले होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। आप हमारे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर में आपके लिए और भी चैप्टर्स लाए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो सिर्फ एसएसटी चल रहा है, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम क्लास 9th के जो है स्टडीज़ वो भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो मेरे को बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम आते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंदा के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम पहले जान लेते हैं। वो एक ग्रेट सेंट थे, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता के पास के, वहाँ के आश्रम के वो एक बहुत बड़े संत थे। उनका एक सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था। फिर हम दूसरे जो हैं वो है नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त एक बहुत ही ब्राइट होनहार स्टूडेंट थे, यंग मैन थे। वो एक यंग ग्रेजुएट थे बंगाल के, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के ग्रेजुएट थे। नरेंद्रनाथ दत्त जो थे वो डिसाइपल बने, वो शिष्य बने रामकृष्ण परमहंस के। और ये जो नरेंद्रनाथ दत्त थे इनको नाम दिया गया स्वामी विवेकानंदा। अभी स्वामी विवेकानंदा यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त के फादर का नाम जो था वो था विश्वनाथ दत्त, और उनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो अपने गुरु यानी कि रामकृष्ण परमहंस के लिए उनके लिबरल रिलीजियस आइडियाज़ को और सर्विस टू ह्यूमैनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए वो स्टार्ट करते हैं रामकृष्ण मिशन 1897 में। 1893 में जो था वो स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो यूएसए में अटेंड किया था। वहाँ पे जब उन्होंने सारे दुनिया भर के लोगों को एड्रेस किया, एड्रेस का स्टार्ट हुआ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पूरी दुनिया के सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे उस चीज़ से।
वो पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, उन्होंने इंडियन कल्चर स्प्रेड किया पूरी दुनिया में। स्वामी विवेकानंदा जी की प्रीचिंग्स पे अगर हम आते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट प्रीचिंग्स हैं, वो रिलीजन से हट के प्रीचिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी प्रीचिंग्स हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के फ़ैन आजकल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे और जवान लोग भी हैं। अगर आप उनकी प्रीचिंग से कुछ वो सुनेंगे तो शायद आप भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। उन्होंने सोशल इवल्स जो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में होते हैं उन सब के खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए बोला, सोशल सर्विस के लिए बोला। उन्होंने कहा दैट ही डज नॉट बिलीव इन अ रिलीजन और गॉड हु कैन नॉट वाइप अ विडोज टीयर्स। एक रिलीजन कैसा है अगर भगवान एक विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे रिलीजन में मैं क्यों बिलीव करूं? पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन द माउथ ऑफ अ हेल्पलेस चाइल्ड। एक बच्चे के मुंह में ब्रेड का पीस डालो। उन्होंने कहा फर्स्ट फूड देन रिलीजन, पहले खाना होना चाहिए, बाद में रिलीजन होना चाहिए। ही सॉ गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर उनको भगवान दिखता था। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर आप इंसान की सर्विस करते हो तो आप भगवान की सर्विस कर रहे हो। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जागो, उठो और रुको नहीं तब तक जब तक आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाता। डेप्थ ऑफ विजडम था उनकी बातों में, एसेंस ऑफ हिज एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया उसका निचोड़ था। फ्रेशनेस ऑफ वर्ड्स था, नए तरीके के वर्ड्स थे, एक नया सिस्टम था, एक नई आइडियोलॉजी था, एक नया सिंबल था, सोर्स ऑफ ग्रेट पावर था फ्यूचर के लिए। और यही चीज़ जो थी इसने मंत्रमुग्ध कर दिया सब लोगों को। और स्वामी विवेकानंद की जो थी प्रसिद्धि वो दुनिया भर में फैल गई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में। ब्रिटिश जो थे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, अभी हम वापस एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम आए तो हम इस चैप्टर का निचोड़ जो था वो अगर आपके सामने रखें, यानी कि समराइज़ करके इस चैप्टर को रखें, जो इस चैप्टर में से आप लेके जा सकते हो वो चीज़ अगर हम रखें, डेट्स वगैरह को साइड पे करके हम देखते हैं तो ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से अपनी सोच के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको दिशा देने की कोशिश करी, उसको मोल्ड करने की कोशिश करी एक स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या था? उस स्ट्रक्चर का मेन पर्पस था रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स, सस्ते में, लो प्राइस पे। क्या करने के लिए? टू रन द गवर्नमेंट स्मूथली, गवर्नमेंट के कार्य को चलाने के लिए। एजुकेशन इन इंडिया कुड नॉट गेन मोमेंटम, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और था, सिर्फ क्लर्क्स ही पैदा करने थे उसको। बहुत सारी वाइसेस थे सोसाइटी में और कई सालों से, कुछ तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चल रहे थे। ये वाइसेस को ख़त्म करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स आए, जिन्होंने इंडिविजुअली या अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू इनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। उन्होंने इनके अगेंस्ट में लोगों में अवेयरनेस पैदा करी। उन्होंने पैम्पलेट्स बांटे, बुक्स बांटी, मीटिंग्स रखी, लोगों में इसका प्रचार किया, फैलाया इन सब चीज़ों को कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो सोशल इविल्स हैं इनको हटाओ।
अगर ज़रूरत पड़ती है तो लॉ बना के हटाओ, और बहुत सारे ऐसे लॉज बने और इन सोशल लेवल्स को हटाया गया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये चीज़ें सोसाइटी ने एक्सेप्ट करी कि ये चीज़ें गलत है, इनको हटाओ, और ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको अडॉप्ट करो, और इस तरीके से प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ी इंडियन सोसाइटी। तो ये है इस चैप्टर का निचोड़, इसका समरी। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। Goodbye for now.